हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है? गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली आज हमारा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस नहीं है, हमारा जो उसकी एक टाइप है वो हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस, देखो गैमीट दो तरह के हैं, तो इसीलिए क्या है कि गैमेटोजेनेसिस भी दो तरह का है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्लियर? तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस की वो टाइप जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सर वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं बेसिकली हेडिंग बनाऊंगा, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्यों। देखिए, सबसे पहले फटाफट से हम क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन उसके बारे में समझते हैं। गैमेटोजेनेसिस अ प्रोसेस इन विच अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉयड सेल डिवाइड बाय meiosis cell division and convert into haploid gametes are called as गैमेटोजेनेसिस। ये थी कंप्लीट डेफिनेशन। अगर मैं इसको सिंपल कहना चाहूं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आर कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट की प्रॉपर्टी है कि वो हैप्लॉइड होते हैं और वो बनते किससे हैं? डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। इसीलिए गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट बाय द और फ्रॉम the diploid cells or gamete mother cell by the help of or with the help of meiosis cell division is called as gametogenesis। अब बच्चों, गैमीट दो तरीके के हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। ठीक है, तो हम अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इसीलिए हम मेल गैमीट की फॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ेंगे और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। क्लियर? क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और मेल गैमीट का क्या नाम है? स्पर्म। तो इसीलिए आज हम गैमेटोजेनेसिस की कौन सी टाइप पढ़ेंगे? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन हुई, इन मेल्स हैप्लॉइड स्पर्म्स और हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ और मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज अ टाइप ऑफ आवर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए तो बच्चों फटाफट से मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिससे कि आपको झट से याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर तीन बेसिक स्टेप होते हैं जो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis के अंदर बिल्कुल कॉमन होते हैं। और वो तीन स्टेप कौन से हैं? नंबर 1, 3 फेज। ये 3 फेज जो है बच्चों, दोनों के अंदर कॉमन है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। क्लियर है? तो सर उनके नाम क्या है? पहला, नंबर 1, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहला फेज क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज। सेकंड क्या है? सेकंड वन, दैट इज द ग्रोथ फेज। एंड थर्ड वन, दैट इज द मैचुरेशन फेज। थर्ड वन, दैट इज द मैचुरेशन फेज।
बच्चों ये 3 स्टेप कॉमन है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। आपने अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये समझना है, जैसा कि नाम ही बता रहा है मल्टीप्लिकेटिव फेज, आपको अब समझना है कि किस फेज में सर क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर केवल सेल का नंबर बढ़ता है और माइटोटिक यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। क्लियर? यानी कि गैमीट बनाने वाली सेल का नंबर बढ़ेगा, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज। ग्रोथ फेज जिसमें नंबर डिवाइड करना रुक जाएगा और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो शुरू होगा, दैट इज द ग्रोथ फेज। जैसा कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है ग्रोथ फेज। ठीक है। नेक्स्ट मैच्योरेशन फेज, मैच्योर हो जाना। मैच्योर होता है फंक्शनली, कि उसका फंक्शन कैसा है, कैसा वो होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है गैमीट की, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। और हैप्लॉइड देखो 2n दैट इज द डिप्लॉइड, 2n से बना हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बनाना तो 2n से सिंगल n यानी कि हैप्लॉइड कैसे बनेगा, वो बनेगा मियोसिस सेल डिवीजन से। किससे बनेगा? मियोसिस। यानी कि मैच्योरेशन वो स्टेज है, वो स्टेप है जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगी और क्या हो जाएगा, मियोसिस सेल डिवीजन होकर के क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएंगे, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये फेजेस तो तीनों के लिए कॉमन है। तो बच्चों सबसे पहले आपने समझना है, देखो बिल्कुल आसान लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी हम थ्योरेटिकली नहीं चलेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न एक शो करने वाला हूं यहां पे। सबसे पहले हम पूरा पैटर्न देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, फिर हम उसमें एडिशन करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, हमारे पास जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? चलिए इनको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। तो इनका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 46। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड है। ठीक है ना? क्लियर? कौन है ये? हमारी जर्म सेल कह सकते हो और जर्माइनल एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल आप इन्हें बोल सकते हो। कौन है ये? जर्माइनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि मैंने इसको 46 लिख दिया है। 46 क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल और इसके अंदर क्या शो होगी? माइटोसिस। और ये क्या करेगी? अपने नंबर को बढ़ाएगी। ठीक है ना? और बच्चों आपको पता है माइटोसिस सेल डिवीजन एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है, पता है ना आपको। तो जब माइटोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। सही है ना? That are 46 46। हाँ, आप इनको 2n भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा हूं। 46 है तो 2n और 23 है तो सिंगल n। ठीक है, तो यहां पर मैं इन सेल को नाम दूंगा दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दूंगा? और कहीं पर स्पर्मेटोगोनियल सेल भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। तो स्पर्मेटोगोनियल कैरेक्टर क्या हुआ? 2n। ठीक है, तो बच्चों यहां तक ये जो फेज है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज। जो आपने फर्स्ट फेज पढ़ा था दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज, पढ़ा था ना अभी, 3 फेज पढ़े थे। दैट इज द फर्स्ट फेज, दिस वन मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, तो क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। वो बच्चों बात अलग है, स्पर्मेटोगोनिया ए और बी टाइप की बनती है, यानी कि अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। मैं आपको केवल एक
पैरामीटर बता रहा हूं कि होता कैसे, बेसिक बता रहा हूं। तो इनमें से बच्चों जो सेल डिवाइड करना बंद कर देती है वो सेल क्या करती है, डिवीजन को रोक करके अपने आप की ग्रोथ स्टार्ट कर लेती है और ऑलमोस्ट डबल इन साइज हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है ना। वो अपनी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करती है और डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है, ठीक है ना, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देती है। तो देखो आपको खुद से पता चल रहा है कि सेकंड फेज आ गया, तो ये क्या हुई, दैट इज द ग्रोथ फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। जब एक सेल डिवाइड करना बंद करके और अपने आप को ग्रोथ पीरियड में ले जाती है, क्लियर, दैट इज द ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ फेज। लेकिन ग्रोथ फेज के अंदर इसका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, सेम रहता है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम पड़ गया इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कैरेक्टर क्या है, दिस इज 2n इन नेचर। कैसी है, डिप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस नहीं, ऊपर से माइटोसिस हुई थी और यहां तक क्रोमोसोम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी, ठीक है। चलो अब क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर डिवीजन होगी, कौन सी, मियोसिस 1। कौन सी होगी, मियोसिस 1। यहां मैं लिख रहा हूं M1। और आपको पता है बच्चों, मियोसिस 1 जो डिवीजन है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है, 11th में आपने पढ़ा है। इससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस 1 हुई तो क्या हुआ, तो हमारे पास 2 सेल आ गई और उनका क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया, उनका क्रोमोसोम नंबर रह गया 23, यानी कि दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है ना, दीज आर 23 एंड 23। क्लियर। अब नाम क्या पड़ेगा, अब नाम इनका पड़ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। यहां पर हमारी प्लॉइडी भी चेंज हो जाती है और ये हैप्लॉइड इन नेचर रह जाती है। कितनी रह गई, हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि मियोसिस जो है 2 स्टेप प्रोसेस है, तो मियोसिस 2 भी होगी। जो मियोसिस 2 है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, मियोसिस 2 से इक्वेशनल डिवीजन होती है हमेशा। बच्चों आपको पता है ना, 11th में आपने पढ़ा हुआ मियोसिस 2 जो होती है वो माइटोसिस के इक्वल होती है ना। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं क्योंकि वो खुद एक क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है ना। तो क्या हो गई, मैं यहां पर लिख रहा हूं मियोसिस 2, मियोसिस 2। क्लियर हो गया। और मियोसिस 2 से हमारे पास क्या आ गई, ये सेल आ गई 4, जिसका नाम है स्पर्माटिड्स। क्या नाम पड़ा, स्पर्माटिड। और क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 23, 23, 23, 23। क्लियर। तो ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, स्पर्माटिड्स। क्लियर। और कैरेक्टर क्या है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। अब जो ये स्पर्माटिड हैं ये क्या करेंगी, ये अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आएंगी और क्या होगा, ये एक एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये था कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल टाइप। अभी हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हमारा 3rd स्टेप हुआ जहां से मियोसिस स्टार्ट होगी और स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है ना, दैट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है ना। और ये फेज क्या हुआ हमारा 3rd, दैट इज द मैचुरेशन फेज।
ठीक है, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। क्लियर हो गया आपको? तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है? दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग आपको समझाने के लिए यहां पर क्या करते हैं, हमेशा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्माटिड जो है हम लोग हमेशा आपको समझाने के लिए अलग से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी अलग से नहीं होती क्योंकि आपस में अटैच होती हैं, और ये अलग होती हैं जब इनसे स्पर्म बनता है, ठीक है ना, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अटैच होती है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होती कभी भी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो आपने पहले तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 2। एक स्पर्माटिड से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? 1। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये कवर आपको करना है पोर्शन, और ये वही पोर्शन है जो टेस्टिस के डायग्राम में मैंने आपको करवाया था, ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था हमारा जो समझाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस मैंने बनाया, लेकिन हम सीक्वेंशियल फॉर्म में चलेंगे। हमने बच्चों पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट है वो? नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड्स। हम पहला पोर्शन कहां तक ले लिया? यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन पहले स्टेप में रख दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड, और फिर हमने सेकंड टाइप दे दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटिड। तो 2 स्टेप में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड से हम कहां से शुरू होंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है? जो प्राइमरी जर्म सेल है। प्राइमरी जर्म सेल कौन है? जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियल के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल है उसके अंदर क्या होती है? माइटोसिस। क्लियर? चलिए हम सिंपल फॉर्म में शुरू करें। यहां पे बच्चों आप पूरी लाइनों से लिखना, ठीक है। चलिए यहां पे कौन है? जर्म सेल या जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर कौन है? प्राइमरी जर्म सेल, हम इन्हें कहेंगे प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है। तो जो प्राइमरी जर्म सेल है उनके अंदर क्या होगी? माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस होगी बच्चों, और माइटोसिस होने के बाद हमारे पास क्या बनेगी? स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या बनेगी? स्पर्मेटोगोनिया सेल। और नंबर तो डिप्लॉइड ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर तो 46 ही रहेगा, क्योंकि ये तो मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया सेल बन गई, और स्पर्मेटोगोनिया सेल को कहा जाता है स्पर्म मदर सेल। क्या कहा जाता है? स्पर्म मदर सेल। ठीक है। ये स्पर्म मदर सेल क्या करती हैं? इसके बाद जो स्पर्म मदर सेल कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये क्या करती हैं? स्टॉप डिवाइडिंग, डिवाइड करना बंद कर देती है। स्टॉप डिवाइडिंग, और 2 प्रोसेस शुरू कर देती हैं। कौन से हैं वो 2 प्रोसेस? नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और दूसरा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन। क्लियर? और ग्रोथ करके अपने साइज को नियर अबाउट डबल कर लेती है। अपने साइज को कितना कर लेती है? डबल कर लेती है, जिससे कि साइज सेल का बड़ा हो जाता है, ठीक है। वहां पर इस सेल का नाम क्या पड़ता है? वहां पर इस सेल का नाम पड़ जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या पड़ जाता है? प्राइमरी। चलिए मैं यहां पर
ब्लू पेन से मार्क करूंगा जो नाम चेंज होगा, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? और नंबर क्या रहेगा? हैप्लॉइड। ठीक है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी? रिडक्शनल सेल डिवीजन। कौन सी? मियोसिस। मियोसिस 1 क्या होगी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 कौन सी होती है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाएंगी। क्या आ गई? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गई। अब सॉरी, यहां पर हमारा क्या रहेगा? 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे? n, दैट आर द 23। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनी? 2। ठीक है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब क्या होगा बच्चों? मियोसिस 2 होगी। क्या होगी? मियोसिस 2। मियोसिस 2 से क्या होगा? मियोसिस 2 क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। और इक्वेशनल डिवीजन में बच्चों क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगी? हमारे पास 4 स्पर्माटिड बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? 4 स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स। क्लियर? 4 स्पर्माटिड्स जो बनेंगी वो भी क्या होंगी? हैप्लॉइड इन नेचर रहेंगी। क्लियर? तो स्पर्माटिड के अंदर क्या होगा बच्चों? आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और स्पर्माटिड हैं, उनके अंदर कभी भी कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती, इसीलिए वो अटैच रहती है। तो आपने यहां पर एक लाइन लिखनी है, एट दैट टाइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्माटिड प्रोसेस या in the 2 type of cell, cytoplasmic division doesn't completed, so they remain connected with each other। ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। और अगर बात करें कि सर ये सेपरेट कब होंगी? ये सेपरेट होंगी स्पर्मियोजेनेसिस टॉपिक के अंदर। अब सर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? ये जो कन्वर्जन है हमारा, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्माटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तब ये सेपरेट होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। क्लियर? तो आपको स्पर्माटिड तक समझ आया? तो स्पर्माटिड तक पढ़ने से हम क्या कवर कर लेते हैं अपना? हम कवर कर लेते हैं पहला टॉपिक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड। ठीक है ना। अब स्पर्माटिड जो है अपने अंदर क्या लेकर के आएगी? अपने अंदर केवल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आएगी। ठीक है ना। इसके अंदर जो कुछ चेंजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। देखिए यहां पर हमारी सेल राउंड है, लेकिन यहां पर हमारे स्पर्म की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए ये अपने अंदर केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर के आएंगे और क्या बन जाएंगे? ये स्पर्मेटोजोआ फुली फॉर्म बन जाएंगे, यानी कि स्पर्माटिड फिर कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर? हम यहां लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल, लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस सब होते हैं यहां पर। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे चेंजेस, और कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर? हमारे स्पर्मेटोजोआ के अंदर। स्पर्मेटो और स्पर्मेटोजोआ कैसा होगा? हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आपको? 3 स्टेप और उनका कंप्लीट जो डिटेल था हमने यहां पे कवर किया। ठीक है, उसके बाद हमारी बच्चों 2 स्टेप बच जाते हैं। देखिए अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है ना। हमारे ना 2 मेजर स्टेप हैं, 2 मेजर बातें हम लोग यहां पढ़ते हैं। पहला है हमारा जो हमने अभी अभी पढ़ा, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। पहला वर्ड है हमारा, फर्स्ट वर्ड, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा है, सेकंड है हमारा, दैट इज द स्पर्मिएशन, दैट इज स्पर्मिएशन।
स्पर्मिएशन। बच्चों दोनों अलग अलग टर्म है। देखो ये स्पर्मेटिड हमारी शेप वाइज स्ट्रक्चर वाइज अलग है और स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, द कन्वर्जन ऑफ spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis। क्लियर। फिर बारी आती है स्पर्मिएशन। क्या हुआ सर? देखो बच्चों, जब हमारी ग्रोथ चल रही होती है किसकी? स्पर्मेटोगोनिया की, तो ये सेल्स ग्रोइंग सेल अटैच रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं। इनके हेड पोर्शन जो हैं या इनके पार्ट जो हैं वो सर्टोली सेल से अटैच रहते हैं नरिशमेंट लेने के लिए, क्योंकि सर्टोली सेल ही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सर्टोली सेल ही स्पर्मेटोजेनेसिस को कोऑर्डिनेट करती है। क्लियर। तो यानी कि ये सेल जितनी भी हमारी ग्रोइंग सेल्स हैं ये वाली, ये सारी सर्टोली सेल के साथ अटैच होती हैं। क्लियर। तो जैसे ही ये अपनी ग्रोथ करने के बाद रिलीज होती है सर्टोली सेल से, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से और ल्यूमन में आ जाते हैं, किसके? कैविटी में आ जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। उस स्टेप को बोलते हैं स्पर्मिएशन। यानी कि स्पर्मिएशन क्या हुआ? द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ from Sertoli cell into or in the cavity of seminiferous tubule is called as spermiation। क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो ये हुआ हमारा क्या? कंप्लीट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस का। इसमें बच्चों दो चार कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि चेंजेस अकर्ड बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी साथ साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि किस फेज में क्या होता है और किस सेल की प्लोइडी क्या है। जैसे कि मैं अब ऐड कर रहा हूं कि बच्चों ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल डिवाइड करती रहती है ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ऐसा नहीं है कि 4 सेल बना करके ये रुक जाती है। इनमें से स्पर्मेटोगोनिया जो है 2 तरह की हो जाती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया ए, दूसरा स्पर्मेटोगोनिया बी। किसे कहा गया? जो सेल फर्दर डिवाइड करती रहेगी वो है स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप, और जो डिवीजन करना रुक जाएगी और ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएगी वो है स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। यानी कि माइटोसिस किसके अंदर, मियोसिस किसके अंदर होगी? स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप के अंदर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद बारी आती है कि कुछ हमारा जो करेक्टर है, क्वेश्चन अक्सर आता है कि एक जाइगोट बनने के लिए कितने सेल चाहिए, या 100 जाइगोट बनने के लिए कितने स्पर्म सेल चाहिए। ठीक है ना, 100 जाइगोट बनने के लिए 100 स्पर्म सेल यूज हुए, लेकिन उनको बनाने के लिए कितनी स्पर्मेटोगोनिया? 25 स्पर्मेटोगोनिया, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 100 स्पर्मेटिड यूज हुई। क्लियर? ठीक है, तो इन बातों को बच्चों आपने समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बस आप क्या याद रखिए कि स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड से 1 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, समझ आया? ठीक है, आप इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 2-3 पॉइंट रह गए हैं वो कवर करेंगे। ओके, क्लियर?